मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं नीरज कुमार, RS कॉलेज तारापुर, मुंगेर यूनिवर्सिटी, इतिहास विभाग। मेरा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को देखेंगे। यह कितने प्रकार के होते हैं? प्राचीन भारत के तीन प्रकार के इतिहास के स्रोत होते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। इनमें से पुरातात्विक स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके तीन कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों का रचना काल की निश्चित समय नहीं है, इसलिए किसी विशेष समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है कि साहित्यिक साधनों या साहित्यिक लेखकों ने भी अपना जो विचार रखे हैं उनका दृष्टिकोण भी सही नहीं है। जैसे कि चीनी यात्री ने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा है वो बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था और उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में ही लिखा है। और तीसरा इसका कारण है कि जो प्राचीन प्रतिलिपियां थी, प्राचीन जो पुस्तक की जो प्रतिलिपियां थी, और उन पुस्तकों को प्रतिलिपि करने के चक्कर में उन्होंने कुछ प्राचीन उद्धरण को छोड़ दिया और नए उद्धरण को अपने अनुसार उन्होंने जोड़ दिया। इस प्रकार देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखा जा सकता है, क्योंकि इनमें हेर फेर करने की कोई गुंजाइश न के बराबर रहती है। तो इसलिए पुरातात्विक स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत विभिन्न इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, ये सब। मैं इन सभी का एक एक करके व्याख्या करता हूँ। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला जो है वो अभिलेख आता है। प्राचीन भारत के अभिलेख या तो पत्थरों पे खुदे रहते थे या तो तांबे की चादरों पे। इनके अक्षरों की या बनावट, इन अक्षरों की बनावट के आधार पर मोटे तौर पे इसका काल निर्धारण कर लिया जाता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि मास्की तथा गुजर्रा नामक स्थान से प्राप्त होता है, जिसमें कि उस पर उसका अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इन अभिलेख में अशोक के नाम, जिसमें उसे देवताओं का प्रिय अर्थात प्रियदर्शी राजा कहा गया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। और इस तरह से देखते हैं कि अशोक के अभिलेख में इनके राजत्व और राजनीतिक अधिकार के बारे में विस्तृत तौर पे दिया गया है। अभिलेख भी दो प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी अभिलेख, दूसरा निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों के द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति पत्र है या भूमि अनुदान पत्र।
तो पहला जो सरकारी जो है, इनके अंतर्गत जो राजकवियों के द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति पत्र है, उसमें सबसे सुंदर उदाहरण है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जो कि अशोक के स्तंभ पर खुदे हुए हैं। इन स्तंभों पर समुद्रगुप्त के उनके अभियान के बारे में दिया गया है, उनके राजत्व के बारे में दिया गया है। दूसरा आता है भूमि अनुदान पत्र। ये भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पे लिखे हुए रहते थे। इस भूमि अनुदान पत्र में उस शासक का भी नाम लिखा गया है जो कि वहाँ के शासक थे। इसके अलावे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पद तथा विभिन्न प्रकार के कर का भी उल्लेख किया गया है। दूसरा देखते हैं निजी अभिलेख। निजी अभिलेख मंदिरों या मूर्तियों पर खुदे हुए हैं। इन मंदिरों या फिर मूर्तियों पर खुदे रहने से अगर उस पर तारीख दी हुई रहती है तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मूर्ति या मंदिर का स्थापत्य इतने समय में हुआ था। और इस तरह देखते हैं कि अभिलेख के भी माध्यम से भी हम इतिहास लिखने में सहायक होती है। इस इतिहास के अभिलेख के माध्यम से विदेशों से भी संबंध हम लोग स्थापित करने का भी प्रयत्न करते हैं। जैसे कि 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया माइनर में एक संधि पत्र मिला है, जिसमें कि इंद्र, मित्र, नास्त्य, वरुण जैसे वैदिक देवी देवताओं के भी नाम दिए हुए हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन भारत के जो पूर्वज हैं वो मध्य एशिया माइनर में भी रहते थे। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम सिक्के को देखते हैं। जिसका दूसरा है सिक्का। प्राचीन भारत में बहुत सारे सिक्के चलाए गए थे। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित किए गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का लेख नहीं लिखा हुआ था, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्राचीन भारत के वैसे सिक्के जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित हों लेकिन किसी भी प्रकार का लेख न हो, ऐसे सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों से हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है इतिहासकारों को। लेकिन जब पश्चिम भारत में बैक्टीरिया के हिंद यूनानी शासकों का आधिपत्य हो गया तो उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए। इनका देखा देखी भारत के अन्य राजाओं ने भी लेख वाले सिक्के चलाना प्रारंभ कर दिए। इन लेखों के अतिरिक्त उस शासक जो उस वक्त सिक्के चला रहे थे उन्होंने अपने आकृति भी बनाना चालू किया। अब उस वक्त का तारीख भी देना प्रारंभ कर दिया। अगर हम उसमें अगर तारीख दी रहती है तो इससे यह पता चलता है कि इस राजा का शासनकाल इतने में था। क्योंकि अब राजा की आकृति भी दी रहती है तो इससे पता चलता है कि ये राजा इतने समय में राज्य करता था। सिक्के के दूसरे भाग में उस राजा के अगर कोई धार्मिक चिन्ह अंकित रहे तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह राजा इस धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव रखता था। सिक्कों में अगर हम एक विभिन्न प्रकार का
स्रोत भी देखने को मिलता है, जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों में हमें एक यूप बना हुआ है जिस पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द खुदा हुआ है। इससे यह देखते हैं कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। और इसी प्रकार एक दूसरे सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए देखते हैं। तो वीणा बजाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ इतिहासकार लगाते हैं कि समुद्रगुप्त वीणा के भी प्रेमी थे। अगर सिक्का किसी एक जगह बड़ी मात्रा में मिले तो अनुमान यह लगाया जाता है कि यह सिक्का उस राजा का उस जगह का वो भाग होगा। सिक्के में यदि सोने की अपेक्षा खोट की मात्रा ज़्यादा मिलती हो तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था अब दयनीय होने लगी थी। इसके अलावे सिक्कों में अगर हम गुप्त साम्राज्य के गुप्त राजाओं की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने शकों को हराया था। इसका कारण यह है कि उनके सिक्कों जो कि चांदी के थे सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत में चलते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिक्के के माध्यम से भी हम इतिहास को जानने का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। अब इसका तीसरा देखते हैं, स्मारक और भवन। इसका तीसरा पॉइंट है, पुरातात्विक स्रोत का तीसरा पॉइंट है स्मारक और भवन। प्राचीन भारत के अध्ययन में स्मारक और भवन का भी काफी योगदान है। प्राचीन भारत में जितने भी मंदिर या स्थापत्य या मंदिर या स्मारक बनाए जाते थे वो मुख्यतः 3 प्रकार के बनाए जाते थे। जो स्मारक या भवन बनाने की शैली होती थी वो 3 प्रकार की होती थी। पहला शैली जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी वो थी नागर शैली। नागर शैली उस शैली को कहते हैं जिसमें से कि मंदिर का जो स्थापत्य होता है वह पिरामिड नुमा होता है। ऐसे आकार जिसमें कि पिरामिड नुमा हो, जो उत्तर भारत में जो भवन निर्माण बनाने की शैली हो जो है उसे नागर शैली कहते हैं, जिसमें कि पिरामिड नुमा होता है। तो ऐसे सब मंदिर जो जैसे बनते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं। ऐसी शैली को नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर या स्थापत्य बनाने की जो कला जो विकसित हुई उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली में क्या होता है कि वहाँ पे पिरामिड नुमा नहीं होता है। वहाँ के जो मंदिर बनते हैं वहाँ का जो सबसे ऊपर जो एपेक्स जो पॉइंट होता है वह पिरामिड नुमा ना होकर के ऊपर पे चपटी टाइप का हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी मंदिर होते हैं उसमें छोटे छोटे मंदिर करके बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो शैली स्थापित हुई, जो मंदिरों के निर्माण की जो शैली स्थापित हुई उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। और जो विंध्याचल के यानी कि जो नागर और द्रविड़ शैली दोनों के मिश्रण से जो शैली उत्पन्न हुई उसे वेसर शैली कहते हैं। और इन शैलियों के माध्यम से भी हम तत्कालीन समाज की स्थितियों का भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावे स्मारक और भवन के माध्यम से भी विदेश में भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव को हम देखते हैं। जैसे कि जावा का प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर इस बात का गवाह है कि वहाँ 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म काफी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत 4था हम देखते हैं मूर्तिकला।
प्राचीन भारत में मूर्ति कला के माध्यम से भी प्राचीन भारतीय लोगों के आम विश्वास और उनके जनसाधारण के भी महत्वाकांक्षाओं को देख सकते हैं, उनके जनजीवन को देख सकते हैं। जैसे कि कुषाण काल की जो मूर्ति कला है उसमें विदेशी प्रभाव अधिक है। गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसमें अंतरात्मा तथा मुखाकृति में जो सामंजस्य है वह अन्य किसी भी काल की कला में नहीं पाई जाती है। इसके अलावे गुप्तोत्तर काल में जो मूर्ति कला स्थापित हुई उसमें सांकेतिकता अधिक है। उसमें कला में निपुण व्यक्ति ही इन सांकेतिकता को समझ सकते हैं। इनके अलावे भरहुत, बोधगया, सारनाथ, इन सब की मूर्ति कला में भी आम जनजीवन को देखा जा सकता है। इसके अलावा इसका हम 5वां पॉइंट अगर हम देखें तो चित्रकला आता है। गुप्त काल में जो चित्रकला बनाई गई उसका भी अहम योगदान है। अजंता की गुफाओं में माता और संतान तथा मरणासन राजकुमारी का जो चित्र बनाया गया है वह अद्भुत है, वह किसी अन्य कला की नहीं है। यह भारत की अपनी कला है। यह गुप्त काल में जो कला विकसित हुई उसका उत्कृष्टतम रूप है। इस कला के माध्यम से भी आम जनजीवन को देखा जा सकता है। अब इसका अंतिम है अवशेष बस्तियों के अवशेष के भी माध्यम से हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक इतिहास तथा आदि इतिहास को भी समझा जा सकता है कि प्राचीन जो प्रागैतिहासिक लोग होते हैं वो उनका रहने का स्टाइल क्या था। उनके अवशेष को देख करके उनके हथियार जो कि हड्डियों के बनाए जाते थे और उनके मिट्टी के बर्तन और इन सभी के माध्यम से हम उनके इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत देखें। इनके नेक्स्ट वीडियो में, इनके भाग 2 में मैं साहित्यिक स्रोत और तीसरे भाग में मैं विदेशी स्रोत बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।